गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं सेल्फ डॉक्टर मेहंदी आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो मेरे इस चैनल को सबसे पहले देख रहे हैं या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो आज जो मैं टॉपिक ला रहा हूँ बेटा, ये ऐसा टॉपिक है बाबू कि जिसको मैंने 3 क्लासेस के लेवल को ये एडजस्ट कर सकता है। इससे 3 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे अपने लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। जैसे क्लास 9th एंट्रेंस, बहुत इजी पॉइंट्स है इसके अंदर। 11th एंट्रेंस, एएमयू और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी नीट एग्जाम को भी वो बीट कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत कीमती पॉइंट है मैंने जो लिखे हैं आज, बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो एक एक सेंटेंस को आप बहुत गौर से देखें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो है यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है हमें सबसे पहले उसको समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे जाकर परेशानी आपको होना। तो प्रो से बनता है प्राइमरी यानी बिफोर, और कैरियन जो टर्म आता है वो आता है हमारा किसके? न्यूक्लियस के लिए। तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब हो जाता है कि वो सेल जो सबसे पहले आई थी और जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, यानी न्यूक्लियस से पहले वाली सेल। जब न्यूक्लियस से पहले वाली सेल है तो इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस नहीं था तो क्या था इसके अंदर, ये कैसी होती है, शेप कैसे होता है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, सारे के सारे आपको ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना है इस चीज से। तो बेटा ये जो मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ उसको आप देखें और समझें कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है। तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट्स लिखा हमने प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले क्या होता था उसके अंदर। तो ये मैंने दिखाया है। तो इनको बेटा एक नाम और देते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं, एंशिएंट सेल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने जमाने में सबसे पहले जो लिविंग सेल डेवलप हुई थी, लिविंग सेल बोल रहा हूँ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग सेल बोल रहा हूँ। तो लिविंग सेल जो थी हमारी सबसे पहले जो थी एक तरह से क्या है वो, उसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर खास तौर से बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या होते हैं वो आपको डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल पहले ये समझिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या पाया जाता था, क्या क्या नहीं होता था और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं। तो ये देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है लिखा है स्मॉल इन साइज। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो इसका मतलब क्या क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज यानी माइन्यूट स्ट्रक्चर है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की बल्कि कहूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका साइज था 0.1 माइक्रोमीटर टू 5.0 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है, ओके। अब देखेंगे इसके अंदर वन एनवेलप सिस्टम डेवलप। वन एनवेलप सिस्टम क्या है? वन एनवेलप से मतलब होता है कि इस पर कवरिंग कितनी होती है, 1 कवरिंग होती है, 2 कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है, 4 कवरिंग होती है, नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे हम क्या के लिए आए हैं, ठीक है, मैं हूं ना, तो हम बताएंगे बेटा इसके ऊपर एक ही सिस्टम होता है, एक यानी कि कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अगर सेल वॉल नहीं है तो फिर क्या है? तो अगर सेल वॉल है तो किसकी बनी होती है, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो लेकिन एक ऐसा वो है बैक्टीरिया जिसे कह जाते हैं कि सबसे छोटी सेल, माइकोप्लाज्मा या पीपीएल, जो दुनिया में सबसे छोटी चीज मानी गई है लिविंग सेल में, ठीक है। अब आप कहेंगे प्रियॉन्स या वायरसेस, बेटा वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बट माइकोप्लाज्मा लिविंग सब्सटेंस यानी कि लिविंग मटेरियल को फॉलो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल है, ठीक है। हम उसको फॉलो करेंगे बाद में, लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ उस पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ जो हमारा वन एनवेलप सिस्टम है उसका मतलब क्या है कि उस पर एक कवरिंग पाई जाती है। अगर सेल वॉल है तो वो 2 चीजों से बनी होगी, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन, 2 चीजों से बनी होगी, ध्यान में रखिएगा। क्या कौन कौन सी है? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन, ये इसके ऊपर की सेल कवरिंग होती है, ठीक है, यानी कि सेल को चारों से ढकने वाली होती है। तो 2 चीजों से बनी हो सकती है। और एक ध्यान में रखिएगा, हम जानते हैं दुनिया के सबसे पहले वैक्सीन जो बनी थी उसका नाम था पेनिसिलिन। जो पेनिसिलियम एक फंगस से उसको निकाला गया था, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि एक पेनिसिलिन ऐसे हर बैक्टीरिया को मार देगी, नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो कवरिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। उसको मारने के लिए अलग अलग तरह की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। उसको बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी आप उसको इनटेक न करें, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीन्स क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो होते हैं खास तौर से
न्यूक्लियस कंटेंट जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। याद रखना मेरे एक एक सेंटेंस को जो मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, न्यूक्लियोलस है। जो जब इसमें न्यूक्लियोलस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आरएनए भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आरएनए जो होता है, आरएनए का सेंटर होता है न्यूक्लियोलस, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारा डीएनए, उसका जो होता है खास उससे सेंटर होता है वो न्यूक्लियस। तो इसमें ना न्यूक्लियस है नहीं न्यूक्लियोलस है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि न्यूक्लियस के जो कंटेंट है वो पाया जाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड, ठीक है, फ्री साइटोप्लाज्म। इसका मतलब होता है कि इसमें जो हमारा न्यूक्लियोइड है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे, इसका क्रोमेटिन मटेरियल जिसे कहते हैं, वो कहाँ होगा, वो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। एक एक सेंटेंस को बहुत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोइड जो होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इसका जो डीएनए है, अभी डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म सुन लेंगे छोटी क्लास के बच्चे, कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जो होगा वो कैसे होगा, इसके अंदर बेटा सर्कुलर होगा और उसको नाम देते हैं प्लाज्मिड कह देते हैं उसको, ठीक है। सर गोल डीएनए खास से याद रखेंगे, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो सर्कुलर होगा और उसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि खाली ये होता है, और भी होता है। जो डीएनए होता है इतना नन्हा सा होता है कि डीएनए नेकेड होता है, सबसे पहली बात। दूसरा है कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, देखिए आप दो चीज पढ़ेंगे, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं तो समझ लेना कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स को फॉलो कर रहा है। अगर उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है उसका मतलब होता है कि वो जो है नेकेड डीएनए कहलाएगा और वो खास उससे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा। तो हमारा जो डीएनए है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए नेकेड है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसका मतलब होता है कि हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं पाई जाएगी, ठीक है। देखेंगे इसका बेटा, न्यूक्लियोइड इक्वल टू सिंगल क्रोमोसोम। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मैंने बोला था, जो होगा न्यूक्लियोइड जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके इक्वल होगा, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम को हम कहते हैं प्रोक्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, प्रोक्रोमोसोम कहलाता है। प्राइमरी क्रोमोसोम क्योंकि पहले से बना प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसके अंदर पहला क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है, जो न्यूक्लियोइड। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या इसमें पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन बेटा इसमें पाई जाएगी। कभी कोई आपसे पूछ ले के क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, दे आल्सो हैव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बेटा। सेल वॉल है तो सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाएगी, लेकिन खास बात क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होगी ये अंदर की तरफ कोई स्ट्रक्चर इनफोल्ड बनाती है। सेल मेम्ब्रेन मौजूद है लेकिन इसके अंदर क्या है कि अंदर की तरफ इसमें कुछ इनफोल्ड्स बनेंगे, उन इनफोल्ड्स को हम कहते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स जनरली जैसे हमारे लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसी तरह से इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करने वाले कौन है, बेटा मेसोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम्स है इनफोल्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि मेसोसोम्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, तो मैं तीनों चीज बता देता हूँ, ठीक है। मेसोसोम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। दूसरा ये बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और कहाँ बने होते हैं, इनसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर यानी कि इनसाइड द बॉडी, अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम बेटा स्पिंडल फाइबर एब्सेंट। भाई इसमें देखिएगा एक पॉइंट और आता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं आपको नहीं पता, तो थोड़ा सा जो बड़े बच्चे हैं वो स्टूडेंट समझ लेंगे, जो छोटे बच्चे हैं छोटे लेवल के उनको नहीं पता तो बताता हूँ। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं बेटा, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है स्पिंडल फाइबर, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो दोनों तरफ पाए जाते हैं। इससे सेंट्रियोल नाम सुना होगा आपने, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको परेशान हुई है। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें डिवीजन होता है तो सेंट्रियोल बन जाता है। जब इसमें और यानी कि जब फॉर्मेशन करेंगी तो क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर को बनाती है। जब स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो जानते हैं कैसे होता है, उसमें बहुत बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, नलियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक कनेक्शन है बहुत ज्यादा। तो स्पिंडल फाइबर इसमें नहीं होते बेटा, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन इस तरह का नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर साइक्लोसिस ऑल्सो एब्सेंट। साइक्लोसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, और आपके 11th फिजियोलॉजी के अंदर जो यानी कि काम में आता है ये।
यानी कि इसके अंदर जो पाया जाएगा साइटोप्लाज्म किस तरह का होगा सॉरी साइक्लो जो होगी वो इसमें पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी। तो साइक्लोसिस क्या है? देखिए हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो लिविंग सेल है उसमें साइटोप्लाज्म जरूर होगा। जब साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर बेटा जब खाना खा लेंगे यानी एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा होता है। अमीबा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन हम जानते हैं अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है बेटा। उसमें ना हमारी ब्लड वेसल्स है, ना हार्ट है, ना बोन्स है, ना आईज है, ना हार्ट है, ना ब्रेन है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक सेल है उसमें हर वो चीज होती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। तो उसमें देखिए जब उसमें एंडोसाइटोसिस हो जाता है, अमीबा की बात कर रहा हूं मैं, अभी बैक्टीरिया नहीं पढ़ा रहा, मैं समझा रहा हूं खाली। तो जब अमीबा के अंदर खाना चला जाता है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया कहलाते हैं डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब जब हमारे यहाँ पर अमीबा है, अमीबा की बॉडी में जब चला जाता है तो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो जाएगा फूड मटेरियल, जब वो फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी चला जाता है तो हम उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है वहां पर डाइजेशन होगा तो एंजाइम्स निकलते हैं उसी अमीबा की बॉडी से। जब एंजाइम्स निकलेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो अदर पार्ट्स हैं किसके, बैक्टीरिया उसके अमीबा के, जैसे मैं आपको बता दूं ये है अमीबा, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस मान लीजिए, ठीक है। यहाँ ये फूड वैक्यूल है जो भी है, दिस इज फूड वैक्यूल। जब ये फूड वैक्यूल यहाँ आ चुका है, इनसाइड द बॉडी आ चुका है, तो इस एरिया के अंदर दूसरे कलर से मेंशन कर दूं, इस एरिया के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कैसे पहुंचेगा, ठीक है। इस एरिया में तो कुछ है नहीं इस तरह का, वहां तो कंसंट्रेशन ज्यादा थी न्यूट्रिएंट्स के लिए, यहाँ तो है नहीं। तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसको कमांड देता है साइटोप्लाज्म के जाइए और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाइए। तो जब न्यूक्लियस का कमांड आएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये रोटेट होने लगता है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने लगता है हर पार्ट के अंदर। जब इस तरह से साइकिल घूमने लगती है, इसी साइकिल को हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइकिल और सिस, साइकिल का मीन्स चक्र, एक तरह से गोल घेरा वो बनने लगता है। तो इस तरह से हमारा जो अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म बेटा मूव करने लगता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो साइक्लोसिस इसमें तो पाया जाता है अमीबा के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोजर से सेप्रोफाइट्स लाते हैं। अब कहते हैं एंडोसाइटोसिस ऑल्सो एब्सेंट, इसके अंदर बेटा कोई इस तरह का वो स्यूडोपोडिया नहीं होते। जब स्यूडोपोडिया नहीं है तो एंडोसाइटोसिस नहीं करेगा। तो ये डिकम्पोजर से, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डिकम्पोजर से ये सड़ी गली हुई चीजों से अपनी फूड को इंटेक करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। तो जहन में रखना, इसमें मिल्क फाइबर नहीं होते, साइक्लोसिस इसमें नहीं होती, एंडोसाइटोसिस भी नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं वो कौन सी तरह के पाए जाते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो इसमें बेटा 70 टाइप्स के पाए जाएंगे। राइबोसोम्स एक ऐसी मशीनरी है हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन ही बनाता, बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक लिंक बनाता है। जैसे कि हमारी जिप होती है ना, तो उसका जो लॉक होता है ये लॉक पैटर्न की तरफ फॉलो करता है। और जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अभी अमाइनो एसिड्स क्या है, तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बेटा यूनिट ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन की यूनिट जो कहलाती है, यूनिट्स जो कहलाती है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब अमाइनो एसिड एक लिंक यानी कि मिलते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो एक चेन बना देते हैं वो, उस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जब चेन बन जाती है अपना प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो हर लिविंग बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत जरूरी है। जैसा कहा जाए मेरी बॉडी के अंदर एवरी बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हर बॉडी का पार्ट प्रोटीन से, डिफरेंट टाइप से प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है। बाल में केराटिन प्रोटीन है, नाखून में केराटिन प्रोटीन है, हमारे ब्लड में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है उनके अंदर ओसिन प्रोटीन है, हमारे जो कार्टिलेज है उसके अंदर बेटा कॉर्निन प्रोटीन है, और न जाने कितने तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे इन बैक्टीरिया के अंदर यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें भी 70 टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे, लेकिन कौन से अंदर में 70 टाइप्स, ओके। नेक्स्ट सेल वैक्यूल एब्सेंट। सेल वैक्यूल का मीन्स क्या कि इसमें कोई इस तरह का लिक्विड नहीं पाया जाता। सेप मीन्स होता है यानी कि सेल जो होता है, इसके अंदर वैक्यूल नहीं होते क्योंकि अंदर फूड वैक्यूल है, ठीक है, वो सब पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे, लेकिन सेल वैक्यूल नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो ये राइबोसोम्स तो जनरली आप जानते हैं, जो आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा आज तक, उसमें आपने पढ़ा है कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब बेटा इसके अंदर
वो ER ही नहीं होंगे तो क्या होगा, तो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। ये नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वहां भी पाए जाते हैं हमारे, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वहां स्पेशली अटैच रहते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते राइबोसोम्स, वो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। दे आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे हम ये जो राइबोसोम से फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ऑल सब्सटेंट, इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। देखिए क्या कहना है इसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसा ऑर्गेनेल जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होती, ठीक है, वो भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड्स वगैरह वगैरह, इन सब पर कवरिंग होती है, ये इसमें नहीं पाए जाएंगे। ओके, देखिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या इसमें कुछ आता है क्या, आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यस, क्योंकि ये एरोबिक को भी फॉलो करते हैं, एरोबिक को भी फॉलो करते हैं। तो जब ये रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में बोला था मेसोसोम्स आर प्रेजेंट, तो मेसोसोम्स के आसपास के एरिया के अंदर उससे लगे हुए या उसके आसपास में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होंगे इसके अंदर बेटा, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। सेंट्रोसोम एब्सेंट, सेंट्रोसोम का मीन्स क्या है, जैसे मैंने बोला था स्पिंडल फाइबर नहीं होते, स्पिंडल फाइबर इसी सेंट्रोसोम से बनते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है सेंट्रोसोम से ही होता है। जब सेंट्रोसोम नहीं तो स्पिंडल फाइबर नहीं होगा, जब स्पिंडल फाइबर नहीं है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि 21वां पॉइंट है, 21 पॉइंट्स लिखे मैंने, बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। और भी मेरे पास बहुत पॉइंट्स है, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि स्पेस नहीं है। तो क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सॉरी बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ध्यान में रखना। अमीबा वगैरह में इन सब में जो होता है बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पाए गए जिसके अंदर पाया जाता है। थैंक यू।